हाय फ्रेंड्स, अंश स्टडी गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आईटीआई स्टूडेंट के लिए कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो आइए फटाफट क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं जो इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है या हो सकता है उसके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइलों में सदैव उसके बाद डॉट डॉट है क्या है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए में देख लिखा है क्या, तार एक ही साइज का होता है, या मैग्नेटिक सर्किट एक ही होता है, या मैग्नेटिक सर्किट अलग अलग होती है, या फिर टर्नों की जो संख्या होती है वह अलग अलग होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है कि मैग्नेटिक सर्किट एक ही होती है। अगर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइलों में सदैव मैग्नेटिक सर्किट एक ही होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या की अपेक्षा कम होंगे या बराबर होंगे या अधिक होंगे या एक टर्न कम होगा। तो इसमें क्या ऑप्शन होंगे ये आपको बताना है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग की टर्नों की जो संख्या होती है वह सेकेंडरी वाइंडिंग में अधिक होते हैं। क्या होते हैं? अधिक होते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, प्रयोगात्मक कथानुसार ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड में पावर डॉट डॉट इसमें ऑप्शन दिया गया है सेकेंडरी इसमें ऑप्शन दिया गया है सेकेंडरी साइड पावर से अधिक होगी, सेकेंडरी साइड पावर से कम होगी, या ए व बी दोनों होगी, या सेकेंडरी पावर के बराबर होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। अगर प्रयोगात्मक करते हैं ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड की जो पावर होती है वह सेकेंडरी साइड के पावर के बराबर होगी। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसफार्मर का ईएमएफ मान डॉट डॉट निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? ट्रांसफार्मर ईएमएफ क्या निर्भर करता है? टर्नों की संख्या वर्ग और फ्रीक्वेंसी के बराबर, टर्नों की संख्या और फ्रीक्वेंसी के वर्ग के बराबर, टर्नों की संख्या फ्रीक्वेंसी और फ्लक्स के वर्ग के बराबर, या फ्रीक्वेंसी टर्नों की संख्या फ्लक्स के बराबर। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है ये आपको अंदाज लगाना है और मैं इसका एक्चुअल आंसर नंबर बताता हूँ। इसमें ऑप्शंस आपका डी सही है। जब ट्रांसफार्मर ईएमएफ मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि इसको विद्युत वाहक बल किस पे निर्भर करता है? फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है, टर्नों की संख्या और फ्लक्स के बराबर होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा क्या है, ट्रांसफार्मर में बीथर का कार्य क्या होता है? ट्रांसफार्मर में जो बीथर लगे हुए होते हैं उसका कार्य क्या होता है? कूलिंग ऑयल को ऑक्सीजन प्रदान करना, या ठंडी हवा को प्रबंध करना, या जब बाहर से हवा ट्रांसफार्मर में प्रवेश करे तब उसकी नमी को सूखना, या ट्रांसफार्मर की आयल जो होती है उसको फिल्टर करना। इसमें क्या हो सकता है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। जब बाहर की हवा ट्रांसफार्मर में प्रवेश करती है तो वह हवा की नमी को सोखता है। ट्रांसफार्मर में बीथर का यही कार्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा दोस्तों, किसी ट्रांसफार्मर में अधिकतम एफिशिएंसी प्राप्त करने की दशा। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है इसको आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, कॉपर हानियाँ इक्वल टू आयरन हानियाँ। जब कॉपर की हानि होगी तो आयरन की भी हानि होगी। ये हमारा ट्रांसफार्मर की जो अधिकतम एफिशिएंसी है उसे हम प्राप्त इसी दशा से कर सकते हैं, कॉपर हानियाँ इक्वल टू आयरन हानियाँ। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट टेस्ट करने से हमें क्या मिलता है? हमें क्या मिलता है? ट्रांसफार्मर का अगर ओपन सर्किट को हम टेस्ट करते हैं उसकी ओपन सर्किट को, तो हमें क्या प्राप्त होता है? हिस्टैरिसीस हानियाँ प्राप्त होती हैं, या एडी करंट हानियाँ प्राप्त होती हैं, या हिस्टैरिसीस और एडी करंट हानियों का योग पता चलता है, या कॉपर हानियाँ प्राप्त होती है। इसमें क्या पता चलता है? इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। हिस्टैरिसीस और एडी करंट की जो हानियों का योग होता है वह पता चलता है ट्रांसफार्मर अगर ओपन सर्किट हम टेस्ट करते हैं तो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा दोस्तों, ट्रांसफार्मर में कौन सी हानियां लोड के साथ परिवर्तित होती हैं? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ट्रांसफार्मर में कौन सी हानियां लोड के साथ परिवर्तित होती हैं? इसमें भी 4 ऑप्शन आपको लाइन में दिए गए हैं। हिस्टैरिसीस, एडी करंट, कॉपर कोर, कौन सी हानियां होती हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, कॉपर हानियां। दोस्तों, इस चैनल पर आपको आईटीआई से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के कोई भी अपडेट आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, उसके साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि ट्रांसफार्मर की कोर में फ्लक्स घनत्व बढ़ा दिया जाता है तब। अगर कोई एक ट्रांसफार्मर है उसका कोर का जो घनत्व फ्लक्स घनत्व अगर हम बढ़ा देते हैं तब क्या होगा?
तब क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग की फ्रीक्वेंसी परिवर्तित हो जाएगी, या सेकेंडरी साइड का वेव आकार गड़बड़ा जाएगा, या ट्रांसफार्मर का आकार कम किया जा सकता है, या फिर एडी करंट की हानियाँ कम होंगी। तो इसमें क्या है, इसमें भी आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर एक ट्रांसफार्मर है, उसकी कोर यानी कि फ्लक्स घनत्व तो बढ़ा दिया जाएगा, तो ट्रांसफार्मर का आकार कम किया जा सकता है। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ट्रांसफार्मर में किस भाग में सबसे अधिक गर्मी उत्पन्न होती है, कोर, वाइंडिंग, आयल या फ्रेम। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, वाइंडिंग में सबसे ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती है ट्रांसफार्मर में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा दोस्तों, ट्रांसफार्मर में बीथर में प्रयुक्त रसायन कौन सा होता है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पानी, नमक, खनिज कूल या सिलिका जेल। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, सिलिका जेल। ट्रांसफार्मर का जो भीतर होता है उसके अंदर जो रासायनिक प्रयोग किया जाता है पदार्थ, वो क्या होता है, वह सिलिका जेल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें ट्रांसफार्मर को पैरेलल में चलाने के लिए कौन सी अवस्था आवश्यक होती है। इनकी केवीए की रेटिंग समान होनी चाहिए, या इनकी वोल्टेज की रेटिंग लोड जो होता है वो शेयरिंग के अनुपात के अनुसार होनी चाहिए, या इन्हें समान फ्रीक्वेंसी पर चलाना चाहिए, या इनकी ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात लोड शेयरिंग के अनुसार होनी चाहिए। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो एक बार फिर से, ट्रांसफार्मर में पैरेलल में चलाने के लिए कौन सी अवस्था आवश्यक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, इन्हें समान फ्रीक्वेंसी पर चलाना चाहिए। अगर हम पैरेलल में मोटर चलाते हैं या पैरेलल में ट्रांसफार्मर को चलाते हैं, तो हमें क्या, इन्हें एक समान फ्रीक्वेंसी पर ही चलाना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एक ट्रांसफार्मर के फुल लोड आयरन लॉस 900 वाट है और कॉपर लॉस 1600 वाट है, कितने % लोड और ट्रांसफार्मर की अधिकतम एफिशिएंसी देगा। तो इसका जो सूत्र होता है वो आपको बता देता हूँ, और इसका ऑप्शन सही आंसर ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले सूत्र के बारे में जानिए, एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट केवीए अपांक इनपुट केवीए में गुणे 100। ठीक है, इससे क्या आपका एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका 75%, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, किसी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ज्ञात करने के लिए आउटपुट इनपुट नापने वाली कौन सी विधि कठिन है, आखिर क्यों, यानी कि किसी भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ज्ञात करने के लिए आउटपुट और इनपुट नापने वाली विधि कठिन है, क्यों कठिन है, इसके बारे में बताना है। तो इसमें दिया है, आउटपुट सिनुसॉइडल होती है और मापी नहीं जा सकती है, हानियाँ सामान्य रूप से अधिक होती है, या ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी सामान्यतः बहुत अधिक होती है और इसीलिए बहुत शुद्ध मापने की आवश्यकता होती है, आउटपुट इनपुट की अपेक्षा में ऑफ फेज होती है। तो इसमें क्या होता है आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है कि ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वह सामान्यतः बहुत ही अधिक होती है और इसीलिए बहुत शुद्ध मापने की जो होती है वह आवश्यकता होती है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 और वीडियो का लास्ट, एक ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के बीच में कितने फेज का अंतर होता है। यानी कि एक ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज है, जो कि उनके बीच का कितना अंतर होता है ये आपको बताना है। 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री या 90 डिग्री या 180 या 30 और 60 के मध्य में। तो इसमें क्या है, इसमें भी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, 180 डिग्री। ठीक है। तो दोस्तों ये रहा कुछ आज ITI स्टूडेंट के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और भी आपको इस चैनल के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा चाहूँगा। ओके, ऑल द बेस्ट साथियों, जय हिंद, जय भारत।